हेलो एवरीवन, दिस इज रविकांत और आज आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये एक नया टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। ठीक है, एक नया सेगमेंट ही है, इसलिए मैंने इसको लेक्चर नंबर 1 दिया है। सही है, तो स्टार्ट करते हैं कि फ्लक्स होता क्या है और गॉस लॉ क्या है। ठीक है, तो इन सभी चीजों में चाहे गॉस लॉ हो चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एरिया। क्या? एरिया। ठीक है, एरिया। तो क्वेश्चन उठता है कि इसमें नई बात क्या है एरिया में, है ना। तो ये नया चीज है जो हम आज आपको बताना चाहेंगे, वो ये कि एरिया अभी तक हमारे लिए एक तरीके का स्केलर था। क्या था? स्केलर क्वांटिटी था, क्योंकि हमें आज तक एरिया में वेक्टर जैसा कोई नया चीज ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। मतलब उसमें डायरेक्शन ऐड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी हमें हर जगह अगर हमें एरिया चाहिए, सपोज रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, ट्राइंगल का एरिया चाहिए, किसी सर्कल का एरिया चाहिए, किसी भी चीज का एरिया चाहिए अपने को, तो हम सिर्फ क्या बताते हैं? मैग्नीट्यूड बताते हैं, है कि नहीं। हमने कभी भी डायरेक्शन के बारे में चर्चा नहीं करी। बट यहां पर इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बताना आपको कि एरिया इज अ वेक्टर नॉट अ स्केलर। ठीक है क्या? एरिया सबसे पहली चीज, एरिया क्या भाई? इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एरिया क्या? एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग, है ना। जैसे हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये साइड सपोज ए है, ये साइड बी है। तो अगर मैं एक बच्चे से 8वीं क्लास के बच्चे से पूछूं तो भी बता देगा अपने को कि इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, ए इंटू बी के बराबर आएगा, है ना। सपोज ए का वैल्यू 2 मीटर था, बी है 3 मीटर, तो आंसर विल बी 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है? एरिया आ गया। लेकिन जैसे मैं उससे पूछूंगा कि इसका कुछ डायरेक्शन भी है क्या, तो उसको पता नहीं होगा, क्योंकि उसने कभी पढ़ा ही नहीं कुछ वेक्टर जैसा चीज, है कि नहीं। अच्छा, तो अब इसका डायरेक्शन क्या होगा ये पता करना है, और यही हमारे लिए नई चीज है। सही है, देखिए जब भी हमारे पास कोई एक प्लेन आ जाए, ठीक है, तो उसका जो एरिया वेक्टर होता है, उसका जो डायरेक्शन होता है, हमेशा गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना कि क्या बोला मैंने। जो भी प्लेन आपने लिया, सपोज ये प्लेन आपने लिया, ये प्लेन लिया, इस प्लेन का जो प्लेन है, जो सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा क्या आएगा? एरिया वेक्टर आएगा। सपोज ये जो मार्कर दिख रहा है, ये डायरेक्शन इसका इधर हो सकता है, या फिर डायरेक्शन इसका इधर भी हो सकता है। सही है क्या? देखिए, तो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है एरिया वेक्टर, इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर हो सकता है। बशर्ते क्या देखना हमें कि गिवन प्लेन के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। सही है क्या? अच्छा, क्वेश्चन उठता है कि कौन सा एरिया लिया जाए। जैसे यहां पर आप देखो ध्यान से, थोड़ा और मैं डायग्राम अलग से बनाता हूं ताकि विजुअलाइजेशन हो जाए अपना। ये मैंने डायग्राम बनाया एक एरिया वेक्टर, ठीक है, ये एरिया वेक्टर, ये एरिया एक प्लेन बनाया मैंने। इसका एक एरिया वेक्टर इधर आ सकता है, एक एरिया वेक्टर इधर आ सकता है। ठीक, क्वेश्चन उठता है कौन सा लिया जाए एरिया वेक्टर, ये वाला डायरेक्शन लिया जाए या ये वाला लिया जाए। तो आंसर ये है कि कोई सा भी ले सकते हो आप, लेकिन एक बार जो आपने असाइन कर दिया तो पूरे क्वेश्चन में आपको वही लेके चलना है। अगर आपने इसको पॉजिटिव मान लिया, इस तरफ पॉजिटिव मान लिया, तो आप हमेशा इधर ही पॉजिटिव मानते हुए चलना। अगर आपने इधर माना तो फिर वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है इन दोनों में से हमेशा उस डायरेक्शन को प्रेफरेंस देंगे जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, है ना। क्योंकि हमें ओवरऑल फ्लक्स में हमें कुल मिला जुला के नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की ही बात करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करनी है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए, जनरली हम लोग क्या करते हैं, उसी डायरेक्शन में आने वाले ये जो एरिया का डायरेक्शन आएगा, वेक्टर का डायरेक्शन आएगा, वो हम लोग ले लेते हैं। सही है क्या? चलिए, तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि भाई ये एक्स वाई प्लेन था, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। इस प्रॉब्लम के लिए अगर मैं आपसे बात करूं कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए एरिया वेक्टर का कंप्लीट डिफिनीशन क्या होगा, कंप्लीट आंसर क्या होगा, तो आंसर है कि मैग्नीट्यूड विल बी 6। व्हाट अबाउट डायरेक्शन? तो डायरेक्शन क्या हो सकता है? या तो प्लस जेड एक्सिस हो सकता है, या तो माइनस जेड डायरेक्शन हो सकता है। सही क्या? अगर मैं यूनिट कैप के टर्म से बात करूं, हमें पता है कि जो जेड डायरेक्शन में आता है यूनिट वेक्टर से हम लोग बोलते हैं प्लस के कैप, और जो माइनस जेड डायरेक्शन में आता है उसे हम लोग बोलते हैं माइनस के कैप। तो यहां पर जो एरिया वेक्टर आएगा उसका आंसर या तो 6 के कैप हो सकता है, या तो 6 माइनस के कैप हो सकता है।
इन दोनों में से कोई हो सकता है, चॉइस आपकी है, आप या तो इसे ले लो या तो इसे ले लो। क्लियर है क्या? चलिए जैसे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास कोई एक सर्कल है ना, इसका रेडियस आर है, ठीक, ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में है ये, ठीक। तो अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो ऑब्वियस सी बात है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा वो तो या तो जेड एक्सिस में आएगा या तो माइनस जेड एक्सिस में आएगा। तो इसका जो एरिया आएगा उसका मैग्नीट्यूड तो कितना आ जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन जो डायरेक्शन है यानी कंप्लीट डिफिनेशन आप लिखोगे, इसका बताओगे, तो पाई आर स्क्वायर के साथ साथ क्या आएगा, या तो के कैप आएगा या तो क्या आएगा भाई, माइनस के कैप आएगा। सही है क्या? या तो बाहर की तरफ आएगा या तो अंदर की तरफ आएगा। यहां पर भी या तो बाहर की तरफ आएगा या तो अंदर की तरफ आएगा। ये अपना क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया। ठीक है, नोट करिए। सपोज अपने पास एक प्लेन दे रखा है ओ ए बी सी, ठीक है। आपसे बोला कि जो प्लेन है इसका आप एरिया वेक्टर निकालिए, ठीक है। तो अभी तक क्या था कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट थे कि अपने पास कोई इस तरीके से दे रखा है, इस प्लेन में ए और बी इसके साइड से रेक्टेंगल का, तो हमने ए बी बोल दिया, और जो डायरेक्शन आने वाला था वो या तो बाहर आएगा या तो अंदर आएगा। सही है। यहां पर हम लोग एग्जैक्ट डायरेक्शन बताने के लिए डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते है ना, कुछ तो आपको टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा बताने के लिए ना। वो जो टूल है वो बेसिकली क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। किसका क्रॉस प्रोडक्ट? जैसे आप देखो यहाँ पे दो साइड्स का हमने लिया था प्रोडक्ट, ए और बी, है ना। तो ए इंटू बी हमने लिख दिया, ये ए बी। वैसे मैं क्या करता हूं कि दो एडजेसेंट साइड ले लो आप, ओसी और सीबी, ओसी और सीबी। तो एक वेक्टर ओसी ले लो और एक वेक्टर ले लो सीबी, ठीक है। तो ओसी क्रॉस जो सीबी आएगा वही क्या दे देगा हमें, एरिया वेक्टर दे देगा। क्या दे देगा? एरिया वेक्टर दे देगा। क्लियर है क्या? तो जब भी हमारे पास कोई प्लेन इस तरीके से दे रखा हो रेक्टेंगल शेप का और आपसे एरिया पूछा जाए तो आप क्या करना है, आपको दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। आप चाहो तो सीबी क्रॉस ओसी भी लिख सकते हो, है ना। क्यों? क्योंकि इन दोनों बॉक्स में सिर्फ किसका अंतर आएगा, डायरेक्शन का अंतर आएगा। इधर डायरेक्शन अगर आपने पॉजिटिव मानी है तो इसका डायरेक्शन जस्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, उसके ऑपोजिट हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो ए क्रॉस बी होता है वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। सही है ना। अब ये तो हो गया हमारे पास जितने हमने केसेस लिया अभी तक, ये ओपन सर्फेसेस थे। क्या थे? ओपन सरफेस। बट अगर हमारे पास अगर क्लोज सरफेस आ जाए, कोई क्लोज्ड सरफेस है, क्या क्या हो सकता है? इसे मैं स्फीयर का एग्जांपल लूं, है ना। क्या एग्जांपल लूं मैं? स्फीयर। ये स्फीयर लिया, ठीक है। अब इस स्फीयर का जो आपको अगर पता करना है कि इसका एरिया वेक्टर क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो क्लोज सरफेसेस के लिए आप हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ एरिया वेक्टर लेना चाहिए। मतलब अगर आप यहां पे कोई नॉर्मल ड्रॉ करो तो अपने पता है बेटा कि नॉर्मल हमेशा जो सर्कल या फिर स्फीयर पर ड्रॉ किया गया नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है। तो ये आपका अलग अलग पॉइंट पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आ जाएगा। सही है। आपने एक छोटा सा अगर एरिया लिया तो उसके लिए डायरेक्शन ही आएगा, यहाँ पे छोटा सा एरिया लिया तो उसके लिए डायरेक्शन ही आएगा। हमेशा कहां पे आएगा? आउटवर्ड, बाहर की तरफ आएगा। ये तो स्फीयर का केस हो गया। सही है। ऐसे ही अगर मैं एक क्यूब लेता हूं, क्या ले लूं? क्यूब या क्यूबॉइड, ये ले लिया हमने एक, ठीक है। यहां पे देखिए, ठीक, इसको बोल दिया हमने एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई, और ये वाला कौन सा हो गया? जेड। सही है। अगर मान लीजिए मुझे यहां पे निकालना है, ये कोई साइड ले लिया हमने, कोई प्लेन ले लिया, पी क्यू आर एस का निकालना है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? बाहर की तरफ, इधर अलोंग एक्स, ठीक है। ऐसे अगर मैं यहां पे बोल दूं ए बी सी डी, है ना, ये वाला, सही है, तो इसका किधर आएगा? माइनस एक्स में आएगा, बाहर की तरफ, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देख पा रहे हो ये सी डी एस आर, ये वाला, है ना, इसका कहां पे आएगा? प्लस वाई में। ऐसे जो यहां पे देखो बी क्यू पी ए, इसका कहां पे आएगा? माइनस वाई में। सही है। ऐसे ही आप अगर देखो ए डी, इसका भी कुछ नाम बोल देता हूं मैं, एम, ठीक है, सॉरी इसका एस था ऑलरेडी, ठीक है। तो ये डी एस पी ए, डी एस पी ए, इसका क्या हो जाएगा? प्लस के कैप में हो जाएगा। और ये जो साइड दिख रही है, ये अपने को जो प्लेन दिख रहा है सी बी क्यू आर,
CBQR, इसका कहां हो जाएगा, अंदर की तरफ, माइनस के क्या, सही है ना। तो जो भी आपको दिख रहे, जितने फेसेस दिख रहे हैं उन सभी फेसेस में, सभी फेसेस का जो एरिया वेक्टर आएगा हमेशा उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, सही है क्या। तो ये आपके दो एग्जांपल हो गए। ऐसे अगर आप सिलेंडर की बात करो, ये क्यूब था, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, सिलेंडर, ये देखिए, ठीक है। इसमें क्या आपके तीन एरिया दिख रहे हैं, एक एरिया ये है, एक एरिया ये वाला, ये दो फ्लैट एरियाज है। और ये वाला कौन सा हो गया, जो थर्ड वाला बच गया, ये थर्ड वाला क्या आपका कर्व पार्ट, सही है ना। तो यहां पे एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर, और इनके एरिया वेक्टर क्या होगा, कर्व वाले पार्ट के 90 एंगल पर बनता हुआ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका एरिया वेक्टर हो गया, हर एक अलग अलग एरियाज के लिए, दो फ्लैट सरफेसेस के लिए इधर और कर्व सरफेस के लिए नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में ले लिया, ठीक है। तो ये इतना हमने एरिया वेक्टर के बारे में चर्चा कर लिया, ठीक है, नोट करिए। तो अभी अपना टॉपिक स्टार्ट होता है कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इसको समझने से पहले इसके एनालॉजी मैं किसी और चीज से करता हूं ना, ध्यान से उसको सुनना अपने को, अगर वो एनालॉजी समझ में आ जाएगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, सपोज कि कहीं पर रेन हो रही है, ठीक है, और हमें रेन वाटर को क्या करना है, कलेक्ट करना है, ठीक। अपने पास सपोज कोई बकेट है, ये बकेट हमने रख दिया, ठीक, और रेन जो है इस तरीके से इस वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, क्लियर। ये उसका एरिया है, ये वाला, उसको बोल दिया हमने ए, और जो जिस स्पीड से आ रहे हैं उनका स्पीड मैंने बोल दिया v, कि जो रेन है वो v स्पीड से आ रहे हैं, ठीक है। अब जरा सोचो कि जो इसमें वाटर कलेक्ट कर रहे हैं वो किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, क्या ये जो रेट है पानी आने का, क्या उस पर डिपेंड कर रहा है, हाँ कर रहा है, जितनी तेजी से आएगा उतनी जल्दी भरेगा ये, सही है। अच्छा, दूसरा ये क्या एरिया पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा, अगर छोटा एरिया है तो कम पानी आएगा गिवन टाइम में, और अगर ये एरिया ज्यादा है तो पानी कलेक्शन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या किसी और बात पे डिपेंड करता है, तो उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने इसका ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज कर दिया, पानी अभी भी ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, लेकिन मैंने बकेट ऐसे रख दिया, क्या इसमें एक थोड़ा भी पानी आएगा, क्या नहीं आएगा। आप देखो यहां पे आपका जो वेलोसिटी वेक्टर जो नीचे जा रहा है वो इस एरिया को टच करता हुआ जा रहा है, सही है ना, इसमें एक बूंद भी पानी आने वाला नहीं है। अच्छा, फिर आप इनके बीच का कोई कंडीशन लो, यहां पे ऐसे था, यहां पे हॉरिजॉन्टल हो गया, ये आप बीच में कोई केस लेते हो जहां पे थोड़ा कुछ एंगल बनाते हुए रखोगे तो जितना रेट यहां पर था उससे थोड़ा कम आएगा, लेकिन यहां से ज्यादा आएगा। तो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि एरिया वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, सही है ना। यहां पे देखो, अगर मैं एरिया वेक्टर को नीचे मान लू, ये हमने एरिया लिया, ये एरिया लिया, इसका वेक्टर मैंने डायरेक्शन नीचे दिखा दिया, है ना। क्यों दिखा दिया मैंने, मैं ऊपर भी दिखा सकता था, लेकिन मैंने क्या किया कि ये जो पानी आ रही थी वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन नीचे था, तो मैंने एरिया वेक्टर कहां दिखा दिया, नीचे दिखा दिया। तो यहां पे एरिया वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0 है, सही है। यहां पे देखो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ लिया हमने, ऐसे ले लिया सपोज, ठीक। तो एरिया वेक्टर बाहर, वेलोसिटी वेक्टर नीचे, एंगल कितना हो गया यहाँ पे 90। तो यहां पे कितना मिला हमें वाटर, यहां पे 0 मिला हमें, ठीक है। क्या मिला अपने को, 0 मिला। यहां पे देखो जब थीटा 0 था तो जो भी रिजल्ट आया ए और बी का, उसकी वजह से हमें कुछ तो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी किसी पानी कलेक्शन के रेट का, है ना। मतलब जो भी चीज है मैं उसको ए डॉट बी से कुछ तो कोरिलेट कर सकता हूं। किससे कर सकता हूं, ए डॉट बी से। देखो ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब थीटा 0 हो जाए, क्योंकि ए बी कॉस थीटा होता है और थीटा 0 पर कॉस मैक्सिमम 1 देता है, और 0 कब देता है, जब थीटा क्या हो जाए 90। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब देगा, जब दोनों बीच में एंगल क्या हो जाए 90। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे थीटा 90 है, जो भी चीज मिली वो क्या मिली, अपने कुछ नहीं मिला, यहाँ पे 0 मिला कलेक्शन, लेकिन यहाँ पे कुछ मिला है। यहाँ पे कलेक्शन मैक्सिमम था क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या था 0 था, यहाँ कलेक्शन 0 मिला क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या था 90 था। इनके बीच में कुछ रखेंगे तो जो भी कलेक्शन आएगा वो इससे कम लेकिन इससे ज्यादा रहेगा। तो 3 बातों पे डिपेंड कर रहा है कलेक्शन रेट। पहला एरिया, दूसरा वेलोसिटी जिस रेट से आ रही है, थर्ड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड
पी वेक्टर। बात समझ में आई क्या? ये तीन बातों पर क्या है, ये चीज डिपेंड कर रही है जो हम कलेक्शन कर रहे थे वाटर का। तो फाइनली हम लोग किस पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। ठीक है, आई होप आपको जो एनालॉजी मैंने बताई वो आपको समझ में आई होगी। वहां पर आपने देखा कि एरिया वेक्टर का रोल था, वेलोसिटी का रोल था और थीटा का रोल था, तीनों का रोल था अपना। ठीक है, ठीक है। इसी से मैं यहां पर कुछ समझाने की कोशिश करता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या, यहां पे सारा रोल किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है। इसका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वहां पे क्या था, जो आपका रेन ड्रॉप्स थे, है ना, उनका रोल था। ठीक है, यहां पे किसका रोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है ना। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि भाई किसी भी एरिया को, है ना, किसी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया को कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती है, उस एरिया से एसोसिएटेड वो चीज क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन लिखूं तो क्या है भाई, इट इज काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EFL, है ना, क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। किसी एरिया को जो क्रॉस करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसी क्वांटिटी भाई, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। सही है, ठीक है। अब एनालॉजी का रोल आता है जो हमने पहले बिठा रखा था। क्या देखिए, जैसे मान लिया हमने कोई एरिया यहां पे ले लिया, ये एरिया ले लिया हमने, ठीक, ये एरिया ले लिया। सपोज ये अपना YZ प्लेन में था एरिया, और ये अपना X एक्सिस है, ये Z वाला है, ये Y एक्सिस है। तो YZ प्लेन में कोई एरिया था, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया वो X में ले लिया। कहां ले लिया, X। ठीक, तो आप देख पा रहे हो कि यहां पे जितनी भी फील्ड लाइंस हैं वो पूरी की पूरी क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। क्रॉस कर रही है, इसका मतलब है कि भाई अपने को फ्लक्स कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक, दूसरी चीज देखते हैं, यहां पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल की तरह, ये YZ प्लेन में है, YZ प्लेन के परपेंडिकुलर क्या आएगा, या तो प्लस x आएगा या तो आएगा -x। लेकिन मैंने बताया था आपको कि किधर लेना चाहिए, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो। मैंने क्या कर लिया, एरिया वेक्टर इधर दिखा दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी थी। तो ये कौन सा केस है, थीटा बराबर 0 डिग्री वाला केस है। कौन सा केस है, 0 वाला केस है। थीटा का वैल्यू क्यों, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, थीटा कितना हो जाएगा, 0। और इस केस में जब थीटा 0 होता है तो जो भी चीज हमें मिलने वाली थी वो क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है। मतलब यहां पे हम क्या 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 चीज देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख रहे हैं। यहां पे फ्लक्स क्या मिलेगा अपने को, मैक्सिमम मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, वो चीज मैक्सिमम। सही है क्या, वहां पे अपने कलेक्शन रेट मैक्सिमम हो रहा था, क्योंकि A.V हमें मैक्सिमम मिल रहा था। यहां पे जो मिल रहा है वो क्या है, फ्लक्स। और यहां पे किन दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट होने वाला है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक एरिया वेक्टर। तो जो फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो क्या होता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। सही है क्या, जब थीटा 0 होगा तो फ्लक्स क्या मिलेगा, मैक्सिमम। और जब थीटा 90 होगा तो फ्लक्स क्या मिलेगा अपने को, 0 मिलेगा। जैसे अगर मैंने एक एरिया लिया, ठीक है, जो XZ प्लेन में था। कहां पे था, XZ प्लेन में था। और मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था वो किधर है, X में। तो इसको एक भी लाइन क्रॉस ही नहीं करेगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो X डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर कहां पे आएगा, Y डायरेक्शन में है। तो ये वाली जो डायरेक्शन है Y वाली, वो X वाले के हमेशा क्या है, 90 एंगल है। यहां पे थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। तो यहां फ्लक्स कितना मिल गया अपने को, 0। मतलब फ्लक्स मिलने के लिए कुछ ना कुछ लाइंस को क्रॉस करना गिवन एरिया को कंपलसरी है। अगर वो सिर्फ टच करके जाएंगे तो कोई फ्लक्स मिलने वाला नहीं है। जितना ज्यादा क्रॉस करने की टेंडेंसी रहेगी उतना फ्लक्स क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इसीलिए थीटा बराबर 0 वाले केस में मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है, और थीटा बराबर 90 वाले में फ्लक्स क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है क्या, पक्का, ठीक। एक और चीज, ये जो हमने लिखा फ्लक्स बराबर E.A, ये हमेशा मत लगा देना। ये तब लगाना जब इलेक्ट्रिक फील्ड
यूनिफॉर्म हो और एरिया भी एक तरीके का यूनिफॉर्म सब एरिया हो अपना, मतलब एरिया का जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे अगर बदल नहीं रहा है ना। जैसे मान लिया एक प्लेन है, यहाँ मान लिया प्लेन सरफेस मान लिया, रेक्टेंगल मान लिया, यहाँ पे एरिया का जो डायरेक्शन है हर पॉइंट पे सेम आ रहा है। सही है क्या? तो ऐसी जगह पर लगाना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, E एंड A दोनों क्या हो भाई, यूनिफॉर्म हो, तो ही इसे लगाना है। अगर नॉन यूनिफॉर्म हुए तो केस हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे, तब तक यहां तक नोट करिए। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या होगा। ये फॉर्मूला कब लगाना है, E डॉट ए डायरेक्ट, जब क्या हो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, मतलब कि एरिया का जो डायरेक्शन है ना वो भी बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जब एकदम हर पॉइंट पे क्या रहने वाले हो, सेम रहने वाले हो, तब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। बट अगर इन दोनों में से कोई बदला तो क्या करेंगे वो मैं बताता हूं आपको। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, यहां पर देखो, इस एग्जांपल में आपका एरिया वेक्टर जो आने वाला उसका तो भाई डायरेक्शन क्या आएगा, हर पॉइंट पे सेम आएगा। ठीक है, मैंने इधर मान लिया और ये कहां पर थे, ये YZ प्लेन में थे, तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन आएगा वो किधर आएगा, आई कैप बोले तो x में, प्लस x डायरेक्शन में आएगा। सही है। अच्छा, लेकिन यहां पे आप देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये जो लाइंस दिख रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि कहीं पर इनके बीच में गैप क्या बहुत कम है, कहीं पे इनके बीच में गैप बढ़ गया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना। अच्छा, तो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, कोई सा छोटा सा एलिमेंट मानूंगा, छोटा सा एलिमेंट DA, और उस छोटे से एलिमेंट के से एसोसिएटेड फ्लक्स निकालूंगा। फ्लक्स थ्रू DA कितना आएगा, वो छोटा सा फ्लक्स d5, उसको क्या लिखूंगा मैं, E डॉट DA, है ना। ये कैसे लिख पाया मैं, क्योंकि इस DA वाले इतना छोटा होता है ये एरिया, ये DA, कि उस एरिया में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, यूनिफॉर्म मान लेते हैं, छोटा सा है ना, E डॉट DA। तो टोटल फ्लक्स अगर हमें चाहिए, टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म E डॉट DA, और ये किसके अलॉन्ग आएगा, सरफेस के अलॉन्ग आएगा, जो भी आपके लिमिट दिखेंगे वो सरफेस के अलॉन्ग लग जाएंगे। तो ये टोटल फ्लक्स आप यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसा फॉर्मूला है जो हर जगह वैलिड है, ये वाला। और ये वाला सिर्फ कब लगाओगे, जब आपका एरिया का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो, और ये वाला आप हर जगह लगा सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक और केस देखो जहां पर हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा, कि जैसे मान लीजिए आपका एरिया का जो डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। सपोज मैंने केस लिया स्फीयर का, ऐसे, ठीक है, सपोज मैंने हेमिस्फीयर ले लिया, है ना, एक हेमिस्फीयर ले लिया ऐसे, ठीक, और हमने इसको एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, लेकिन इसके हर पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर आएगा वो एरिया वेक्टर क्या आएगा, अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा। देखो यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर आएगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर ये है, यहाँ पे एरिया वेक्टर ये है, यहाँ पे एरिया वेक्टर ये है, ठीक है, यहाँ पे एरिया वेक्टर ये, हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर क्या हो रहा है, डायरेक्शन वाइज चेंज हो रहा है। और अगर वो एरिया का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वापस मैं क्या करूंगा, कोई सा भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लूंगा DA, और उससे एसोसिएटेड क्या निकाल लूंगा, फ्लक्स निकाल लूंगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा E डॉट DA। और टोटल फ्लक्स के लिए मैं क्या करूंगा भाई, क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA। सही है क्या, ये आपका अप्रोच है। ठीक है, यहां तक नोट करिए, फिर आने वाले लेक्चर से हम लोग खूब सारे प्रॉब्लम करेंगे इसमें। ठीक है।